आप लिख दोगे आंख बंद करके, सच ये धारा प्रभाव होने लगती है और ये बल्ब आपका जल जाता है। तो स्वागत है आप सभी का अपने आज की इस बेहतर वीडियो में। और मजा आ रहा है ना, कितनी मजेदार तरीके से हर एक चीज कवर होता जा रहा है। और आज एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वह है वैगुत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ने वाले। बहुत ही मजेदार टॉपिक है और हर एक को स्टूडेंट्स को ये टॉपिक जरूरी पढ़ना चाहिए कि वैगुत रासायनिक सेल आखिर क्या है, कैसे काम करता है, इसका फिगर वगैरह कैसे बनाना होता है, एकदम आसान तरीके से बनाकर आज को दिखाने वाले। एग्जाम में पूछा जाता है कि वैगुत रासायनिक सेल क्या है, इसको विस्तार से समझाइए, चित्र द्वारा समझाइए। सब कुछ आज हम चित्र ना एकदम आसान तरीके से आपके सामने खुद हम बनाएंगे, आपको बताएंगे कैसे बनाना है, ठीक है। और इसका वर्क सिस्टम जो कि हमें समझना है और क्या होता है ये भी समझना है, क्योंकि यही तो हमें लिखना होता है। और आज इतने आसान तरीके से आपको समझाएंगे ना कि आपको आप रट्टा ही नहीं लगाना पड़ेगा, आप खुद एग्जाम में लिख कर आओगे। मेरा आपसे वादा है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स, याद नहीं करना पड़ेगा। मेहनत किया आपके लिए ताकि चीजों को इजी बना सके। एंड आपको ट्रिक्स भी आपको बताएंगे इस वीडियो में, बेहतरीन ट्रिक्स, जिससे आप चीजें आपके माइंड में हमेशा रहने वाली है। क्लियर? तो बेहतरीन वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, मजा नहीं आया तो कहिएगा। एंड इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने मित्र यारों को। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज का ये वीडियो अब स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे लिए तो सबसे पहले तो सारा चीज इरेज कर देते हैं आपके लिए। हाँ, तो वैगुत रासायनिक सेल आखिर क्या है, पहला तो हमारा बात है। और उससे पहले बात यह है कि यार इसके 2-3 नाम और है। जिस तरह आपका होता है ना 2-3 नाम, याद करो, छोटू, पिंकी, गोलू, मोटू, इसू एंड कई सारे नाम होते हैं। स्टूडेंट्स आपके भी जरूर हो गए, और जैसे मेरा ही घर में मुझे सब अभी अभी बुलाते हैं, ठीक है। नाम तो अभिषेक है, आप सभी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि वैगुत रासायनिक सेल का भी 2-3 नाम और है, क्या क्या नाम है वो भी जान लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि एग्जाम में हमें घुमा ना सके, क्योंकि हम खुद आए हैं एग्जाम में एग्जामिनर को घुमाने। क्लियर? तो आइए बनाते हैं, इसके 2-3 नाम आपको यहाँ पर साइड में लिखकर बता देते हैं। तो सबसे पहला इसका जो नाम है ना वो याद रखिएगा, इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। क्लियर? दूसरा नाम है इसको वोल्टी सेल भी बोलते हैं, वोल्टी सेल भी बोलते हैं। एंड तीसरा जो नाम है प्यारा सा वो है आपका रेडॉक्स सेल, रेडॉक्स सेल इसका तीसरा नाम है। क्लियर? तो ये 3 नाम जो है ना वो आपको याद रखने हैं। क्लियर? चलिए अब समझते हैं कि आखिर वैगुत रासायनिक सेल क्या है। नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। जैसे नाम है आपका वैगुत रासायनिक सेल, रासायनिक चीजों को, रासायनिक ऊर्जा को वैगुत ऊर्जा में बदलने वाला सेल। रासायनिक, क्या हमने बोला, रासायनिक ऊर्जा कहां से मिलती है? अभिक्रिया जब होती है, यानी कि अभिक्रिया करके जो हमें मिलेगी रासायनिक ऊर्जा, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक ऊर्जा मिलेगी, और उस रासायनिक ऊर्जा को वैगुत ऊर्जा बदलने वाला सेल ही क्या कहलाता है? वैगुत रासायनिक सेल कहलाता है। अब ये वैगुत ऊर्जा क्या है? करंट, वैगुत धारा का प्रभाव से ही वैगुत ऊर्जा आती है। यानी कि आप सोच रहे हो कि केमिस्ट्री से कहां, फिजिक्स में हम इंटर कर रहे हैं, फिजिक्स में कहां करंट पढ़ते थे, केमिस्ट्री में कहां रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते थे, और इन दोनों को कहां कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये टॉपिक कितना मजेदार है, समझने वाला है ना, कि कैसे आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया से कैसे करंट बन गया, कैसे वैगुत धारा बन गई, वर्क सिस्टम, यही तो आज हमें फील करके जाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डोंट वरी, वो फील जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये क्या है वो लिख देते हैं कि भाई ये क्या है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, हमारी रासायनिक ऊर्जा को वैगुत ऊर्जा में बदल सकती है, ठीक है। और इसी को वैगुत रासायनिक सेल बोलते हैं। और अब हमें समझना है इसका वर्क सिस्टम। उसके लिए हमें इस जो युक्ति है, जो उपकरण है, वह बनाना पड़ेगा, और वही हमें बनाना सीखना है। और उसी में कई सारी चीजें आपको बताने वाले हैं जो आपको दिल में उतर जाएगी, और पूरा वर्क सिस्टम आप खुद ही लिख दोगे, ठीक है। तो वो समझिएगा पहले मेरे साथ। तो आइए सबसे पहले आप कॉपी बनाइए, और हम यहाँ पर बोर्ड पर बनाते हैं, और साथ मिलकर ये टॉपिक आज खलास कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 बर्तन बनाना है, या 2 पात्र बनाना है, 2 बीकर बनाना है। स्टूडेंट्स कई तरीके से नाम बोल दिया हमने, 2 बर्तन बनाते हमारी भाषा में, ओके। ये हमने पहला बर्तन बनाया, आपने भी बना लिया होगा, ठीक है, अच्छे से। अब इसके जस्ट बगल में एक और बर्तन हम बनाएंगे, जस्ट बगल में आप लोग बनाइए तो बढ़िया ना एकदम। और इसमें हम कुछ ना कुछ भर देते हैं। इसमें हम मान लीजिए कुछ द्रव इसमें भर दिया हमने,
ओके। और कुछ द्रव हमने इसमें भर दिया, नाम पता, एड्रेस अभी करेंगे, अभी फिगर कैसे बनाना है वो ध्यान दीजिए। और इन दोनों विलियन में हम दो रॉड को डालेंगे, ठीक है, दो छड़ बोल सकते हो, रॉड बोल सकते हो, लेकिन आई केमिस्ट्री में उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जो हम छड़ डुबोते हैं ना इस तरीके से, एक छड़ ये हो गया, ओके, और एक छड़ आपका इसमें डाल दिया हमने। छड़ तो आप बोलते हो लेकिन केमिस्ट्री में इसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोला हमने? इलेक्ट्रोड बोलते हैं केमिस्ट्री में इसको, तो आप इसको इलेक्ट्रोड ही बोलिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड इन दोनों को हम सर्किट से जोड़ेंगे भी हम, क्योंकि वैद्युत धारा कहाँ प्रभावित होती है? एक परिपथ में, एक सर्किट में वैद्युत धारा प्रभावित होती है। तो एक सर्किट भी हमें यहाँ पर ऐसे बना देना है। यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया जी, एंड यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया स्टूडेंट्स, एक बल्ब लगा दिया स्टूडेंट्स, एक प्यारा सा बल्ब लगा दिया हमने, जो बताएगा, जो जलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि वैद्युत धारा प्रभावित हो रही है। क्लियर? एंड इसको यहाँ इस चीज से हमने जोड़ दिया। क्लियर? तो ये आपका बन गया परिपथ भी, ये इलेक्ट्रोड बन गया। एंड बीच में हम क्या करते हैं, इन दो विलयन को जोड़ने के लिए एक ट्यूब बना देते हैं। ट्यूब तो आपने देखा होगा, इस तरीके से ट्यूब हम बना देते हैं। देखिए कैसे ट्यूब हम बना रहे हैं, इस तरीके से आप भी जरा ड्रॉ कर दीजिए, तो अपनी कलाकारी दिखा दीजिए। ये हमने एक ट्यूब बना दिया जो कि यू कलर का एक ट्यूब है, और इस ट्यूब में क्या भरा होता है, एक पाइप में क्या रहता है, इस पाइप में एक लवड़ रहता है जिसका नाम है KCl। लवड़ होता है KCl। ये KCl क्या है आपका? लवड़ है सर जी, लवड़ है। और ये देख रहे हो ना, एक यू कलर का ट्यूब एक सेतु की तरह है, जो एक विलेन को दूसरे विलेन से इस तरह एक सेतु की तरह, ब्रिज की तरह, एक सेतु की तरह जोड़ रहा है, इसलिए इसको हम लवड़ सेतु भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये आपने लवड़ सेतु जान लिया। और ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। और ये क्या किसमें डूबे हुए हैं? इस विलियन में डूबे हुए हैं। और इस विलियन का नाम आप ध्यान रखिए, बस विलियन का नाम आप याद रख लीजिए। इस विलियन को बोलते हैं ZnSO4 का विलियन, और इस विलियन को बोलते हैं CuSO4 का विलियन। ZnSO4 मतलब कि जिंक सल्फेट। नाम क्या है इसका? जिंक। ओके, और इसका नाम क्या होगा सर जी? कॉपर सल्फेट। तो इसका नाम हो गया कॉपर सल्फेट। क्लियर? तो अगर आपको ये याद रहा ना, तो आप बता दो कि इलेक्ट्रोड कौन से हैं भाई। इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट में जो डूबा है ना, जिंक सल्फेट में जो इलेक्ट्रोड आपका डूबा है वो इलेक्ट्रोड जिंक होता है। बस जी हाँ, जिंक सल्फेट के विलयन में जो इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रोड है जिंक, और कॉपर सल्फेट के विलयन में जो इलेक्ट्रोड डूबा है वो इलेक्ट्रोड है कॉपर। तो ये भी याद हो गया, लवड़ सेतु भी पता चल गया ट्रिक से, ठीक है। ये याद रखना है बस, ये चीज भी परिपथ आपका सब तैयार हो गया है बस। और उससे पहले आपको बता दे, ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड, ये वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वह एनोड होता है। कौन सा इलेक्ट्रोड? ये वाला इलेक्ट्रोड जो होता है ये एनोड होता है, ध्यान रखें। अभी आपको याद करा देंगे। आपको लग रहा है ना सर जी कैसे याद रहेगा एनोड? अगर ये एनोड है तो दूसरा अपने आप आपको पता होना चाहिए कैथोड हो जाता है। कैथोड हो जाता है। बैटरी जब भी बनता है, एक सेल जब भी बनता है, तो उसमें दो इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड होते हैं, लेकिन ये जो एनोड, ये वाला जो होता है उसको एनोड बोलते हैं, और उसके अगला जो बगल में होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। क्लियर? और ये अभी हम आपको ट्रिक से याद कराने वाले हैं, इसकी चिंता मत करें। और वो ट्रिक क्या है जरा देखिए तो भाई और बहनों, सीट बेल्ट आप बांध लीजिए। जी हाँ, सीट बेल्ट आप बांध लीजिए। वो ट्रिक आपके सामने आने वाला है अब। वो ट्रिक है आपका, बहुत ही प्यारा सा ट्रिक है, पाना। सर जी ये क्या ट्रिक है? पाना? इसमें आप क्या कहना क्या चाहते हो? देखो, पाना का मतलब समझ गया ना, तो पूरा वर्क सिस्टम आप समझ जाने वाले हो। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले P आपका है, इसका मतलब है पहले, बस इसको समझ लीजिए, सब आपका मुट्ठी में हो जाएगा। A आपका क्या है? A का मतलब है आया ना, इस A का मतलब है एनोड। N आया है, N का मतलब है दोस्तों नेगेटिव, मतलब कि माइनस का चार्ज, नेगेटिव। एंड दोबारा जो A आया है ना, A के बाद दोबारा देखो A आ गया ना, A आक्सीकरण। जी हाँ, इस तरीके से आप याद रखिएगा, आक्सीकरण। दोबारा जो A आया इसका मतलब क्या है? आक्सीकरण है। बस खत्म। जी हाँ, खत्म। बस समझ लेंगे आप, पूरा सिस्टम आप खुद से लिख लेंगे। समझिए मेरे साथ। आपको जो दिक्कत हो रहा कि एनोड कैथोड कैसे याद रहे एग्जाम तक, देखिए ट्रिक को याद रख लेंगे। पाना, प मतलब कि पहले जो होगा आपका वो एनोड होगा,
क्लियर, यानी कि सबसे पहले आपको क्या दिखा, स्टार्टिंग से ही दोस्तों आपको पहले क्या दिखा, जिंक दिखा सर जी, और ये जो जिंक होगा ना वो एनोड होगा, आपको याद हो गया। आप इस ट्रिक से पहले जो दिखेगा वो एनोड होगा, ठीक है। अगर ये एनोड होगा तो ये अपने आप लिख दोगे आंख बंद करके, सर जी ये एनोड है, तो बगल वाला कैथोड होगा, लिख दोगे आप, क्लियर। एंड बात करें आवेश की, तो जो आपका एनोड होता है ना वो नेगेटिव होता है, मतलब कि ये एनोड होगा वो नेगेटिव होगा। एंड अगर ये नेगेटिव हुआ तो आंख बंद करके लिख दोगे कैथोड। दोस्तों आंख बंद किया है हमने, देख लीजिए, एंड हमने आंख बंद करके लिख दिया सर जी ये पॉजिटिव होगा, क्लियर। अब उसके बाद हमने क्या लिखा हुआ है कि इसी एनोड का दोस्तों नेगेटिव होता है जो उसी का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि एनोड में जो जिंक है ना इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका अपचयन हो जाएगा। अब बात है कि सर जी इसका ऑक्सीकरण क्यों होता है, ये थोड़ा बस दिक्कत है। ऑक्सीकरण इसका इसलिए होता है ना क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण होने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। केमिस्ट्री में एक सीडी बना हुआ है जिसमें जो सबसे पहले आता है वो जल्दी ऑक्सीकरण होता है, तो Zn आपका कॉपर से पहले आता है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण पहले हो जाता है और जो नीचे हो उसका अपचयन हो जाता है। यही आपका केमिस्ट्री का एक नियम है जो हमें पता है, याद आपको रखना है, जो कि ट्रिक से आपको याद करा दिया कि जो एनोड होगा उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो इस Zn का चलिए ऑक्सीकरण करते हैं। और ऑक्सीकरण कैसे होता है, जब दोस्तों आवेश होता है, जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो बढ़ जाती है। जैसे यहां पर लिख देते हैं, यहां पर जो आपका Zn है, Zn इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। एंड जो कॉपर है उसका अपचयन हो जाएगा, अपचयन, क्लियर। Zn का ऑक्सीकरण मतलब कि सर Zn की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाएगी, यहां पर 0 है तो 0 से दोस्तों क्या हो जाएगा, Zn पर +2 आ जाएगा, ओके। और जरा सोचिए यार +2 आएगा कैसे आएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर देगा, ठीक है। तो ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और ये Zn+2 का क्या होता है, तब ये Zn+2 दोस्तों इस विलयन में चला जाता है, इस विलयन में आपका Zn+2 आ जाता है। यहां पर Zn का ऑक्सीकरण हुआ तो Zn+2 इस विलयन में आके घुल गया भाई, एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके सरफेस पर आ गए। दोबारा ऑक्सीकरण होगा क्योंकि भाई बहुत सारे आइटम हो गए, सबका धीरे धीरे ऑक्सीकरण होगा, तो हर एक Zn+2 इस विलयन में आके घुलेगा और इलेक्ट्रॉन सरफेस पर देता जाएगा, इलेक्ट्रॉन सरफेस पर देता जाएगा, Zn+2 कम होता जाएगा। सोच रहे हो ना, ऑक्सीकरण होगा हर एक अणु का, हर एक मेटल अणु का ऑक्सीकरण जब होगा तो ये Zn वाला जो रॉड है, इलेक्ट्रोड है, वो पतला होता जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन भी तो रुकेंगे थोड़ी ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नहीं रुकते, गोल गोल से घूमते रहते हैं, तो यहाँ पर क्या रुकेंगे इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये परिपथ देखेंगे ना, एक सर्किट देखेंगे, एक तार देखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन उसी तार में दौड़ पड़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरीके से इस सर्किट से ऐसे ऐसे दौड़ेंगे, ऐसे ऐसे दौड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से दौड़ते 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 इस वाले कैथोड में आ जाएंगे। और कैथोड में दोस्तों कॉपर+2 चुपके से बैठा रहता है। और ये कॉपर+2 सर जी कहां से आता है, ये विलयन है ना कॉपर सल्फेट का, इस कॉपर सल्फेट में Cu+2 भी होगा और SO4 नेगेटिव भी होगा, माइनस का वाला। लेकिन SO4 का काम है नहीं, इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, प्लस वाला लेगा। और यही कॉपर+2 स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से Zn ने दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन गए 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 और कॉपर+2 ने इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर बना लिया। और कॉपर दोस्तों ये छड़ है ना, इसी पर आकर चिपक जाता है, इसी पर आकर चिपक जाता है। और देख रहे हो ना, एक तरफ छड़ पतला होता जा रहा है, दूसरी तरफ छड़ मोटा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर+2 कॉपर में बदल गया और इस कॉपर वाले छड़ पे आके चिपक गया और धीरे धीरे छड़ मोटा होता जाएगा, ये पतला होता जाएगा। और जरा देखो, देखते देखते क्या से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ने वैद्युत धारा बना दी। आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन जिधर प्रभावित होगा उसके विपरीत दिशा में करंट बन जाता है, वैद्युत धारा बन जाती है। इसलिए इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ा, एनोड से कैथोड की ओर दौड़ा, लेकिन जो धारा है ना वो कैथोड से एनोड की ओर बहने लगी दोस्तों, प्रभावित होने लगी। और ये जो बल्ब है ना वो बंद था, वो जलने लगा दोस्तों, खटाक से यहाँ बढ़ गया और हमारा मेहनत सफल हो गया। वैद्युत रासायनिक सेल ने रासायनिक अभिक्रिया कराकर वैद्युत ऊर्जा प्राप्त कर ली, वैद्युत धारा बना ली, ठीक है। तो इसी पूरे सिस्टम को आगे हम लिखकर आपको दिखाने वाले, कैसे आपको लिखना है, क्लियर। और इसलिए दोस्तों इसको रेडॉक्स सेल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, एक तरफ ऑक्सीकरण दूसरी तरफ अपचयन,
रेडॉक्स अभिक्रिया का ही तो उदाहरण होता है, इसलिए इसके रेडॉक्स सेल भी बोलते हैं। वोल्टी सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो एक वोल्टेज, एक विभव का अंतर उत्पन्न हो जाता है इस सेल में, इसलिए वोल्टी सेल भी इसको बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं ना, ये गैल्वेनिक साइंटिस्ट ने बताया था, ये सारा गैल्वेनिक साइंटिस्ट का इसमें योगदान था, इसलिए इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। सब कुछ आपका क्लियर हुआ कि नहीं? अब जो सिस्टम आपको बताया ना, वो कैसे एग्जाम में लिखना है, वो आपको अब हम दिखाने वाले, कैसे ये पूरा लिख कर आपके लिए कुछ भी कर देंगे, लिखना हो चाहे मिटाना हो, सब आपके लिए करने के तैयार है। बस आप सपोर्ट जरूर करें हमें, हर एक बच्चों को वीडियो शेयर करें और सबको ये चैनल पहुंचाएं। क्लियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे सिस्टम को जो हमने समझा, वैद्युत धारा बनाई हमने, उसी को अब हमें लिखना है। ठीक है, समझ लिया है आपने तो लिख भी लोगे। सो लेट्स गो। तो कैसा लगा मेरा मजाक? और ये मजाक नहीं है, आपको सच में इस तरीके से ही लिखना है और चिंता करने की बात है रे, इतनी आसान तरीके से आपको समझा दो दिया है, ये सब चीज आप खुद से ही लिख लोगे। ये क्या, ये तो बहुत छोटा सा है, आप चाहो तो इसका दुगना लिख सकते हो, ताकि जानवर को लगे नहीं बच्चा पढ़ के आया, रट्टा लगाकर नहीं, समझ कर ही हमने लिखा हुआ है, समझे? ना कि किताब से कहीं से भी छापा नहीं है, इजी तरीके से जो हमने आपको बताया वही तो लिखा हुआ है। कैसे क्या कहानी था, देख कर ही लग रहा है सर कि दो इलेक्ट्रोड थे हमारे, दो इलेक्ट्रोड थे, एक जिंक वाला एक कॉपर वाला। हाँ सर, जिंक वाला जिंक सल्फेट में ही घुला था, कॉपर वाला कॉपर सल्फेट के विलयन में था। तो वही हमने लिखा कि दो इलेक्ट्रोड जिंक व कॉपर खुद के ही लवण विलयन ZnSO4 व CuSO4 में डूबे रहते हैं। ओके, और ये जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड होता है, जो कि नेगेटिव होता है। ओके, और ये कैसे याद कराया था? इस ट्रिक से, जो कि था हमारा पाना मतलब कि पहले आपका एनोड होगा, पहले आपका जो है वह एनोड होगा। क्लियर? और ये जो एनोड होगा वह नेगेटिव होगा, मतलब कि माइनस वाला होगा, और इसी एनोड का ही ऑक्सीकरण होता है। जो जिंक है ना, इसी का ऑक्सीकरण होता है। इस ट्रिक से हमने बताया था। बस इसका उल्टा ये होगा, ये एनोड है, ये कैथोड होगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, इसका अपचयन होगा। ये ट्रिक था। ओके, जिसमें ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ट्रिक से आपको हमने बता दिया था। तो वही हमने आगे भी लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो आपका जिंक है वह एनोड ऋणात्मक वाला होता है और कॉपर वाला कैथोड धनात्मक वाला होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड जिंक वाला जो है ना, इसका क्या होता है सर जी? नेगेटिव वाला लिख दिया। अब क्या होगा? इसका ऑक्सीकरण होगा, जिंक का ऑक्सीकरण होता है। फिर वह दोस्तों पतला होता जाता है। क्यों पतला होता जाता है? क्योंकि देखो जो जिंक है ना, वो ऑक्सीकरण होगा तो Zn+2 बनाएगा, लेकिन साथ ही साथ दो इलेक्ट्रॉन भी तो निकालेगा, और ये Zn+2 कहाँ जाता है? ये Zn+2 आपका स्टूडेंट्स विलयन में घुल जाता है, विलयन में ये चला जाता है। Zn+2 यहाँ से छोटा सा Zn+2 निकलते गया विलयन में घुलते गया। अब देखो यहाँ से जिंक दोस्तों जो मोटा सा था वो धीरे धीरे पतला होता जाएगा, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन भी भाई बड़ा लचीलापन, बड़ा नटखट होता है। ये भी दोस्तों परिपथ देखकर दौड़ पड़ा दोस्तों सैर करने। इलेक्ट्रॉन इस तरह परिपथ में दौड़ पड़ा और कहां पर पहुंच गया? इस कॉपर वाले कैथोड वाले विलयन में पहुंच गया। कहां से? एनोड से कैथोड की तरफ ये इलेक्ट्रॉन दौड़ गया। कब? जब ये जिंक का ऑक्सीकरण हुआ और ये पतला होते गया, जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ वह एनोड से कैथोड की तरफ दौड़ गया। तो वही हमने लिखा है कि जिंक का ऑक्सीकरण होता है वह यह पतला होता जाता है। उत्पन्न जो इलेक्ट्रॉन है वह एनोड से कॉपर के कैथोड में जाकर कॉपर+2 यहाँ पर उसका अपचयन कर देता है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर+2 इंतजार कर रहा है कि आजा आजा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा कॉपर+2 क्या करेगा? तुरंत अपचयन हो जाएगा। कॉपर+2 का दो इलेक्ट्रॉन तुरंत लेगा और ये बदल जाएगा कॉपर में। कॉपर+2 जो विलयन में है ना, उस कॉपर में बदल जाएगा, यानी कि इस कॉपर वाले छड़ में आके कॉपर बन के चिपक जाएगा और ये छड़ भाई साहब मोटा होता जाएगा और ये जिंक वाला जो है इलेक्ट्रोड वो पतला होता जाएगा। और इस तरह इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रभावित हुआ उसके जस्ट विपरीत में एक करंट वैद्युत धारा बन गई। वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत वैद्युत धारा प्रवाह होने लगती है और ये बल्ब आपका जल जाता है। और इस प्रकार हम रासायनिक ऊर्जा
कैसी ऊर्जा, जो कि अभिक्रिया से मिली। कौन अभिक्रिया? ये रेडॉक्स अभिक्रिया हुआ, ऑक्सीकरण अपचयन, ठीक है। और उससे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में हमने बदल लिया और वैद्युत धारा प्राप्त कर ली। बल्ब बढ़ गया, बड़ी खुशी, मजा आ गया और वैद्युत रासायनिक सेल का पोस्टमार्टम भी हो चुका है, ठीक है। तो ये रहा पूरा टॉपिक। अगर आपने समझ लिया तो लिख लोगे और नहीं तो रट्टा लगाना पड़ेगा। और जो लास्ट में जो आपका सेल समीकरण है वो भी लिख देना कि सेल समीकरण में होता है ना ये कि जो भी आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है ना, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे। जिंक वाला कॉपर +2 के साथ आ जाएगा, जिंक कॉपर +2, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। इधर की तरफ क्या है? जिंक +2 है, कॉपर है, जो जिंक +2 कॉपर उतार दोगे। ये फाइनल आपका क्या है? सेल समीकरण इसको कहते हैं। लिख देना, लास्ट में पूरा नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। आप चाहो तो आप और भी विस्तार से लिख देना। नोट्स तो हमने दे ही दिया है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और जाने से पहले सच कहना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई हो तो मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, ओके। और चैनल को अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए और अपने मित्र दोस्तों यारों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करेगा, स्टूडेंट जरूर, ओके। जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट्स जरूर करिएगा, दिल पे लगता है स्टूडेंट्स। कमेंट आपके देखकर बहुत ही मोटिवेशन आता है, ठीक है। और लाइक वगैरह तो आप सभी कर ही देते हो। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट धमाकेदार शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे एंड आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।